नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी में। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष नेपाल के अर्थ जगत का कुछ चर्चा को लेकर। जैसा कि आप जानते ही हैं, कल हमारे वित्त मंत्री जी ने नेपाल का बजट प्रस्तुत किया। लगभग 17 खरब रुपए से का बजट पेश किया गया है। अगर आप बजट देखेंगे, दूर से सुनेंगे, तो बजट करीब करीब नेपाल के सभी क्षेत्र को टच किया है। देखने में तो यह इतना अच्छा लग रहा है मानो कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना आपके थाली में परोसा गया है। तो निश्चित रूप से दूर से ही खाने में हर्ज क्या है। यह स्वादिष्ट बजट है। इस बजट को लाया गया है, जबकि विपक्षी लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे, अभी बजट नहीं लावे, फिर भी लाया है। और प्रधानमंत्री जी ने अपना काम कर लिया। इस बजट में 16 खरब से भी ज़्यादा का बजट एक मामूली बात नहीं है। जबकि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था, उसका कार्यान्वयन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उस पर यह बजट ला दिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि लगभग 6-7 खरब तो अब नेपाल के ऊपर ऋण हो गया है, लेकिन कर्जा हो गया है। इससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो भी हो, बजट जिस प्रकार लाया गया है उसका विरोध हो रहा है, लेकिन बजट में कोई खामी नहीं है, इसलिए कि यह इतना ज़्यादा पॉपुलरिस्टिक बजट लाया है कि हर क्षेत्र को करीब करीब ये टच किया ही है। आइए आपको हम बजट का एक विवरण प्रस्तुत करते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिए। ये मैं हिमालनी से ही लिया हूँ। देखिए, इस बजट में सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष 2078-79 के लिए 16 खरब 47 अरब 57 करोड़ रुपए का बजट है। वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने आगामी वित्तीय वर्ष का वार्षिक आय व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए ये जानकारी दी। सरकार चालू वित्त वर्ष में 172.93 अरब रुपए ज़्यादा का बजट लेकर आई है। सरकार का चालू वर्ष में 1474.64 अरब रुपए का बजट लागू कर रही है। अनुदान राशि को चालू व्यय से अलग किया गया है। आगामी आर्थिक वर्ष में सरकार ने चालू तरफ 6 खरब 78 अरब 61 करोड़ रुपया विनियोजन किया है। आगामी वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिए 347.26 अरब रुपए का आवंटन किया गया है। वित्तीय प्रबंधन के लिए 207.97 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। निचले स्तर का अनुदान 386.71 अरब रुपए है इसमें। अब आइए इस बजट की कुछ खूबियां हैं, उस खूबियां पर हम नज़र डालते हैं। बजट में काफ़ी रियायत दी गई है। अब जैसे निषेधाज्ञा के अवधि के दौरान बिजली दरों में रियायत दी जाएगी। 4000 रुपया प्रति माह पहुंचा वृद्धा भत्ता। सभी सामाजिक सुरक्षा भत्तों में 33% की बढ़ोतरी। वैक्सीन खरीद के लिए 26.75 बिलियन। ऑक्सीजन बनाने वाले कंपनी को 50% सब्सिडी दी जाएगी। अब छात्रों को मुफ्त सिम कार्ड। सरकारी कर्मचारियों की 10 दिन का यात्रा अवकाश दिया जाएगा। 1.2 अरब महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए गरीबी उन्मूलन कोष को समाप्त कर दिया गया है।
सतत वन प्रबंधन का संचालन किया जाएगा। 2 साल के भीतर दूध और सब्जियों के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। वन क्षेत्रों में सामूहिक खेती को प्रोत्साहन करना, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना और सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगाना। काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करना। शैक्षिक प्रमाण पत्र गिरवी रखकर 25 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा में सरकार ने सबसे ज्यादा बजट शिक्षा में आवंटित किया है और इसमें यही शिक्षा में आता है, जैसे लैपटॉप को दिया गया है कि 80,000 रुपये का स्कूल के छात्र जो 9-10 कक्षा में पढ़ते हैं उनको 80,000 रुपये का 1% ब्याज में दिया जाएगा, जो कि 2 वर्ष तक इसको तीरना पड़ेगा। उसके बाद भी है रोजगार के लिए। अब रोजगार में सभी को, बेरोजगार व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार सरकार दे रही है। खाने पानी, वाटर सप्लाई में छूट दी गई है। इस अवधि में सरकार ने जो है 20,000 लीटर तक जो खर्च करते हैं उसको मुफ्त कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। कुछ अब जैसे हुलाकी सड़क बन रहा है, उसको कहा गया है कि इस साल में हुलाकी सड़क पूरा हो जाएगा। यह सड़क 30 साल पहले शुरू हुई। हुलाकी सड़क अब तक बनकर तैयार नहीं हुई है। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 2047 विक्रम संवत में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान इस राजमार्ग का निर्माण की घोषणा की थी। अब ये सब बजट की सुविधाएं हैं। जो सुविधा देखकर लग रहा है इससे भी ज़्यादा हर क्षेत्र को चुना गया है और इसमें बजट रखा गया है। बजट में खाने पानी और छात्रों को ज़्यादा प्रभावित किया गया है और छात्र जो आप जैसे पास करेंगे उनको सिम कार्ड मुफ्त में मिल जाएगा। अब ये चीज़ देहाती इलाके में कुछ ज़्यादा ही प्रभावित होगा। जो बच्चे मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं उसको सिम कार्ड अगर मुफ्त में मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन इस सब के बावजूद बजट इतना अच्छा होते हुए भी सबसे प्रवेश द्वार जो है, मुख्य प्रवेश द्वार नेपाल का वीरगंज के व्यवसायी बहुत ही नाखुश हैं। अब वीरगंज को बजट ने टच नहीं किया है, इसलिए व्यापारिक जगत से तुरंत प्रतिक्रिया आ गई है। सबसे पहले वीरगंज से रोष आ गया। मैं आपको कुछ वीरगंज के प्रतिष्ठित व्यापारी का यहाँ सुना रहा हूँ। प्रसिद्ध है वहाँ के श्री गणेश लाठ जी कहते हैं, जिन बातों पर यहाँ से सुझाव किया गया है, 12 परसा क्षेत्र को औद्योगिक गलियारा घोषित करना, सिमरा हवाई अड्डे का विस्तार करना, ICD का विस्तार, नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए भूमि व्यवस्था, सीमा शुल्क में बहुमूल्य वैट प्रणाली, कच्चे माल की तैयारी और आयात में टैरिफ दूरी बनाए रखना, इन सब को बजट में नज़रअंदाज किया गया है। अब इस तरह नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश 2 के में ये लाठ साहब का मानना है कि सरकार भले ही सभी को खुश करने के लिए बजट लेकर आई है, लेकिन वीरगंज के लिए खुश होने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है। कर्मचारी वेतन बढ़ाकर, वृद्धावस्था भत्तों में वृद्धि करके, शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रदान करके, ऋण की सुविधा प्रदान करके और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करके सभी को खुश करने की कोशिश की गई है, पर वीरगंज को खुश होने वाली बात नहीं है। इसी तरह वीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने कहा है,
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वीरगंज क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया। पोस्टल हवाई वे, एक्सप्रेस वे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे लिए चिंता का विषय है, पर बजट में इन सभी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। हमने वीरगंज में रिंग रोड, आईसीपी, आईसीडी विस्तार और अन्य विकास बुनियादी ढांचे के निर्माण बजट के बारे में बात की थी, पर इन सबको संबोधन नहीं किया गया है। ये सुबोध गुप्ता जी का कहना है। और इसी तरह माधव राजपाल जी, जो वीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बजट पूर्व पश्चिम केंद्रित है। वीरगंज के उद्योगपतियों की मांग को पिछले वर्षों की तरह उपेक्षित किया गया है। हम 15 साल से औद्योगिक क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार वीरगंज वासियों की बात नहीं सुन रही है। ये वीरगंज से प्राप्त आक्रोश है। तो आप देख रहे हैं, जो इस बजट पर कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग बहुत ही नाखुश हैं। अब आइए इसका देखते हैं कि सरकार आखिर इतना विरोध के बावजूद यह बजट क्यों लाई। तो यह साफ देखा जा रहा है कि आने वाला चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर यह बजट लाया गया है, जिसमें कि हर क्षेत्र को और खास करके वोटर को प्रभावित करने वाला बजट। अब जैसे सिम कार्ड से तो स्कूल का छात्र जो कभी नहीं देखा है, वह सिम कार्ड लेकर अब कितना खुश होगा, निश्चित रूप में वो वोट देगा। वृद्धा भत्ता, जो वृद्धा भत्ता पहले 3000 था, 1000 बढ़ा दिया गया है। हर वृद्ध व्यक्ति जिनको मिल रहा है, अब 1000 उनको ज़्यादा मिलेगा। खाने पानी तो अब आपको काठमांडू में मुफ्त कर दिया गया है। बिजली में भी रियायत दी जा रही है। तो ये सब क्या है, ये सब लोगों को प्रभावित करने की बात है, जिससे कि इनका वोट बैंक बने। और इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी चीज़ हैं जो कि इन्होंने बजट रखकर लोगों को प्रभावित किया है। और वास्तव में जब सरकार केपी शर्मा ओली की है और ये चाह भी रहे थे यही कि हम रहे या न रहें, हम बजट जरूर लाएं, और कल इन्होंने बजट लाकर दिखा दिया। अब इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करेगी वह देखने की बात है, लेकिन जो भी निर्णय करे, सरकार जो भी आएगी, उनको तो अब यही बजट फॉलो करना है। जो लगभग 17 खरब का बजट अब फिर से तो लाएंगे नहीं। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि यह बजट हर साल बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते इस पर कर्जा भी नेपालियों के माथा पर थपता जा रहा है। अब तक 7-8 खरब रुपए नेपालियों के ऊपर कर्जा आ गया है। अब उसको कहाँ से लाएंगे? इन्होंने तो बहुत सारे स्रोत दिखाया है, आंतरिक आय में भी वृद्धि की बात कही है, और ज़्यादातर है कि कर्जा ही लिया जाएगा, बिना कर्जा का ये हो नहीं सकता है। तो इस बजट पर आज ही प्रकाश चंद्र लोहनी जी, जो अर्थविज्ञ है, वही बोल रहे थे कि यह चुनावी बजट है और चुनावी बजट लाने में ये सफल हो गया है। बजट का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन लाने की प्रक्रिया को मैं बिल्कुल गलत कहता हूं। तब इसको रोका कैसे जाए? तो लोहनी साहब ने ही कहा है कि वास्तव में जो सरकार आती है वह लोकप्रिय बनना चाहती है, और लोकप्रिय बनने का एक ही उपाय है बजट। अब बजट में हर चीज रख दिए हैं। बेरोजगार भत्ता, यानी कि रोजगार देंगे, 100 दिनों का रोजगार। अब बताइए रोजगार कैसे देंगे, कहाँ देंगे, इसका कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन 100 डे जिसको रोजगार देंगे, तो ये तो जिनको चाहेगी सरकार उसको रोजगार दे देगी और उसको पैसा मिलेगा, और कुछ नहीं तो चुनाव प्रचार में भी वो काम कर देगा, उसको कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा अस्त्र इन्होंने फेंका है। हालांकि सरकार अब जो चलाएगी आगे,
इस बजट का प्रयोग वही करेगी। तो लोहनी साहब ने स्पष्ट कहा है कि देखिए, बजट पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। वास्तव में जो मन चाहा बजट ले आता है और उसका कर्जा नेपालियों के ऊपर आ रहा है, इसको रोकने के लिए एक कानून बनना बहुत जरूरी है। वह कानून ऐसा बने कि किस क्षेत्र में हम कितना बजट रख सकते हैं और किस क्षेत्र में हम कितना बजट नहीं दे सकते हैं, इसका स्पष्ट कानून बनना ही चाहिए। दूसरी बात, एक कानून कार्यान्वयन के पक्ष में भी, कि बजट तो हमने ला दिया लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया, तो इसलिए हम इसका कार्यान्वयन कैसे करें, इस पर भी एक कानून बनना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास है कि आप आने वाले सांसदों इस पर जरूर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से एक कानून बनाने की ओर अग्रसर होंगे, जिससे कि बजट नियंत्रण किया जा सके और सरकार पर भी एक नियंत्रण हो। आपको हम बजट पर आज कुछ सुनाए, आपको कैसा लगा, आप जरूर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आपने इतना समय दिया, समय देकर सुना, आपके प्रति आभार, धन्यवाद।